गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हमारी सबसे फर्स्ट यूनिट है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे पिक्चर में आई। अब सबसे पहले हम यूज़ करते थे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डील करते थे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स मीन्स जहाँ पे हम नेक्ड आई से प्रोसेस को देख सकते हैं, या फिर जो हमारे सिस्टम में पार्टिकल्स या फिर कोई बॉडीज़ का पार्टिसिपेट करती हैं उनको हम अपने नेक्ड आईज में से देख सकते हैं, या फिर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनका कि हम कहते हैं ऑर्डर 10⁻⁻⁴ मीटर तक होता है, उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स को या उन पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स से डील कर सकते थे। एंड वहाँ पे हम न्यूटन्स के लॉ यूज़ करते थे और वेल एक्सप्लेन किए जा सकते थे प्रोसेस। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई, जब पार्टिकल्स का साइज एटॉमिक लेवल पे पहुँच गया, या फिर हम कहें कि माइक्रो सिस्टम आया, जहाँ पे पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो 10⁻⁻10 मीटर या फिर इससे भी छोटा 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का हो गया। उस टाइम क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉ थे वो फेल हो गए। वो उस केस में जो पार्टिकल्स का मोमेंटम होता था या फिर जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती थी उसको कॉन्टिन्यूस कंसीडर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो रिजल्ट्स आते थे एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल रिजल्ट्स वो दोनों मैच नहीं करते थे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ये क्लासिकल कंसेप्ट्स जो हैं इनका ब्रेकडाउन हुआ जब हमने एटॉमिक लेवल की बात की, जब हमने माइक्रो सिस्टम्स की बात की। तो जब क्लासिकल कंसेप्ट्स ब्रेकडाउन हो गए हैं तो नए कंसेप्ट्स जनरेट करने ज़रूरी थे, ताकि फिर से इन पर्टिकुलर एटॉमिक लेवल के सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया जा सके। तो उस टाइम पिक्चर में आई क्वांटम फिजिक्स। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटम फिजिक्स आई है उसको ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स जो पिक्चर में आई थी, जिसको कि ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहते हैं, वो मैक्स प्लैंक ने प्रपोज की थी 1901 में। एंड मैक्स प्लैंक का जो हाइपोथेसिस था उस हाइपोथेसिस के बेस पे ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी पिक्चर में आई थी। अब हम इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम अगर देखना चाहें कि क्लासिकल मैकेनिक्स का ब्रेकडाउन कैसे हुआ एंड क्वांटम फिजिक्स कैसे पिक्चर में आई, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का एग्जांपल हम समझते हैं। पहले हम अगर बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, तो ब्लैक बॉडी हमारा एक ऐसा सिस्टम विच कैन अब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस एंड आफ्टर सम टाइम इट विल अमिट द रेडिएशंस। तो इसका मतलब एक सिस्टम जिसमें सभी टाइप्स की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हैं पहले एंड देन अमिट हो रही हैं, तो यहाँ पे रेडिएशन वर्सेस लैम्डा या फिर फ्रिक्वेंसी का एक प्लॉट बनेगा। एक्सपेरिमेंटली जो अमिटेड रेडिएशंस मिली ब्लैक बॉडी से, उनका अगर प्लॉट बनाया जाए तो वो हमें क्या मिला, एक्स एक्सिस पे हमारे पास राइट हैंड साइड में फ्रिक्वेंसी है, लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास अमिटेड एनर्जी है। तो इस अमिटेड एनर्जी एंड न्यू के रिस्पेक्ट में हम अगर एक्सपेरिमेंटल प्लॉट बनाएं तो ये जो डार्क कर्व है वो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू काफ़ी कम थी, उस केस में एनर्जी जो एमिटेड थी वो भी कम थी। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई एनर्जी भी बढ़ती गई, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, यहाँ पे हम कहें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हमें मिली या फिर एक पर्टिकुलर लैम्डा हमें मिली। उस पर्टिकुलर लैम्डा या फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हुई एंड उसके बाद फिर से एनर्जी रेडिएशन जो है वो डिक्रीज हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में कर्व मिला, ये कर्व क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? क्लासिकल कंसेप्ट्स के बेस पे एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट की गई। सबसे पहले आया रेले एंड जीन्स का कंसेप्ट। ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले रेले एंड जीन्स ने अपनी थ्योरी दी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट्स, एंड उन्होंने एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला प्रपोज किया, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8π/λ⁴ kBT डी लैम्डा। और ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये रेंज है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा की रेंज में। अब इस एनर्जी डेंसिटी के बेस पे जो रेले एंड जीन्स ने ये एक्सप्रेशन प्रपोज किया, इस एक्सप्रेशन को अगर एक प्लॉट की फॉर्म में बनाया जाए यहाँ पे,
तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा हायर वेवलेंथ या फिर लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए इस एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच कर रहा है। जैसे से हम कहें यहाँ पे कि हमारा लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी है, तो उस केस में हमारी जो एनर्जी है वो किसको, 0 को टेंड करेगी। तो लोअर जो फ्रिक्वेंसी रेंज है या हायर वेवलेंथ रेंज है, उस केस में ये रेले जीन्स का एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच कर रहा है। लेकिन अगर हम लोअर वेवलेंथ की बात करें या फिर हायर फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं कहती हूँ मेरा लैम्डा टेंस टू 0 है, तो मेरी एनर्जी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो मेरा हायर जब रेंज में हम जा रहे हैं, उस केस में मेरा कर्व है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व से डेविएट होता चला जाता है। लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो तो आपकी डार्क लाइन है। तो इसका मतलब इस डार्क कर्व के लोअर रीजन में सेटिस्फाई कर पा रहा है रेले जीन्स की थ्योरी, लेकिन इस कंप्लीट कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। उसके बाद फर्दर एक साइंटिस्ट आए वेन, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी। दैट थ्योरी इज अगेन बेस्ड ऑन द क्लासिकल कंसेप्ट्स, एंड इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया एनर्जी डेंसिटी का, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बनती है आपकी E लैम्डा D लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई HC अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव HC अपॉन लैम्डा KBT इंटू D लैम्डा। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, KBT बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड यहाँ पे वेवलेंथ है। तो इस एनर्जी डेंसिटी एक्सप्रेशन को अगर हम अगेन यहाँ पे कर्व की फॉर्म में देखें, तो इस एक्सप्रेशन में क्या फाइंड आउट हुआ कि जो लोअर रीजन था, लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन या फिर हायर वेवलेंथ रीजन, वो लेफ्ट पार्ट वेन्स नहीं सेटिस्फाई कर पाया। लेफ्ट पार्ट जो था कर्व का, वो वेन का कर्व एंड एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था वो दोनों डिफरेंट थे, बट राइट हैंड साइड जो कर्व का पार्ट था वो दोनों मैच कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेले एंड जीन्स की थ्योरी लेफ्ट पार्ट को सेटिस्फाई कर पाई बट हायर ऑर्डर को नहीं सेटिस्फाई कर पाई, एंड वेन्स की थ्योरी ने लेफ्ट पार्ट को फॉलो नहीं किया बट राइट हैंड साइड में जो पार्ट था उसको एक्सप्लेन कर पाए थे, जब हम लोअर वेवलेंथ या फिर हायर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तब। तो दोनों ही थ्योरीज जो क्लासिकल कंसेप्ट्स के बेस पे थी, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंसेप्ट्स हम लगा रहे हैं, दीज कंसेप्ट्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। यहाँ पे कुछ अदर फंडामेंटल यूज होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आया प्लैंक्स हाइपोथेसिस। मैक्स प्लैंक ने 1901 में अपनी एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने क्या माना कि जो ब्लैक बॉडी होती है दैट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, जो कि हम कह रहे हैं ब्लैक बॉडी ऑल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे जो ऑसिलेटर्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन ऑसिलेट करते हैं, और जो वो ऑसिलेट कर रहे हैं उसके साथ साथ वो जब एनर्जी रेडिएट करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटा। तो यहाँ पे जो एनर्जी अमिट हुई, दैट अमिटेड एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी क्वांटा, और उस एनर्जी क्वांटा को इन्होंने नाम दिया फोटोन। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर है ब्लैक बॉडी में, एक ये ब्लैक बॉडी है आपकी, इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं पहले। अब वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं दैट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी, एंड उस एनर्जी को वो रेडिएट करते हैं दैट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन हो रहा है वो एक एनर्जी के क्वांटा के फॉर्म में हो रहा है, कॉन्टिन्यूस एनर्जी का एमिशन नहीं हो रहा है। अब अगर एनर्जी के क्वांटा के फॉर्म में एमिशन हो रहा है तो कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, दैट एनर्जी विल डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, कि जो ऑसिलेटर यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी एमिट करता है। तो ये जो फोटोन यहाँ पे बताया गया एनर्जी का क्वांटा, उसकी एनर्जी हो गई h न्यू। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स ने अपना कांस्टेंट दिया था एक, दैट इज 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड उसके साथ यहाँ पे न्यू है जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी। अब अगर एनर्जी जो अमिट हो रही है उसको इस फोटोन के फॉर्म में कंसीडर किया जाए, देन जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया प्लैंक्स का, उनका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया E लैम्डा D लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई HC अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4,
1 अपॉन एक्सपोनेंशियल hc बाय लैम्डा kBT माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। और ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, वो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व को एग्जैक्ट फॉलो करता है। तो इसका मतलब जो प्लैंक्स ने हाइपोथेसिस दिया था कि एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन माइक्रोस्टैटिक सिस्टम्स एंड इट विल बी एक्सचेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी एंड दैट क्वांटा ऑफ एनर्जी इज फोटोन। तो वो कंसेप्ट वैलिड रहा। उस कंसेप्ट के बेस पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी उनको वेल एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे हमने देखा क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्या है, एनर्जी एंड मोमेंटम आर कॉन्टिन्यूस। एक्सचेंज अगर हम कह रहे हैं तो एनर्जी कॉन्टिन्यूस है या फिर मोमेंटम है वो भी कॉन्टिन्यूस है। बट जैसे ही प्लैंक्स का हाइपोथेसिस आया, ओल्ड क्वांटम थ्योरी अब पिक्चर में आ गई है। यहाँ पे प्लैंक्स हाइपोथेसिस के बाद क्वांटम थ्योरी फर्स्ट टाइम पिक्चर में आई थी, लेकिन इसको ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहा गया क्योंकि 1926 में क्वांटम थ्योरी फिर से रिवाइज हुई थी, जो कि श्रोडिंगर ने रिवाइज की थी। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्लासिकल जो कंसेप्ट थे उनका ब्रेकडाउन हुआ एंड क्वांटम थ्योरी पिक्चर में आई। और जो क्वांटम थ्योरी पिक्चर में आई थी वो आई थी प्लैंक्स हाइपोथेसिस की वजह से, और इसकी हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन कर दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एनर्जी एक्सचेंज है क्वांटम सिस्टम में, वो एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यूस नहीं रहेगा, वो एक क्वांटा की फॉर्म में रहेगा, फोटॉन्स की फॉर्म में रहेगा। और नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने एक्सचेंज हो रहे हैं उतनी ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ये जनरल अगर इक्वेशन यहाँ पे बनाए तो जो फोटॉन्स की यहाँ पे एनर्जी है h न्यू, उसको कह सकते हैं E इक्वल्स टू NH न्यू, मीन्स n नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम्स में। अब भी जो ये फोटोन का कंसेप्ट आया, इस फोटोन की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम जो प्लैंक्स की हाइपोथेसिस थी उसका मेन कंक्लूजन क्या था उसको डिस्कस करें। रेडिएशंस आर emitted एंड absorbed not continuously but in discrete units, one at a time, and the energy in each unit being given by h nu called quantum or photon। तो अब क्वांटम थ्योरी आ गई। क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल कंसेप्ट में जो मेजर डिफरेंस आया वो क्या आया कि जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है दैट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ इन द यूनिट ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी की यहाँ पे यूनिट ली गई है उसको फोटोन कह रहे हैं। अब जो ये फोटोन पिक्चर में आया, इस फोटोन की अपनी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि अब ये फोटोन एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहा है जिसके पास कुछ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इस फोटोन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको अगर देखें तो सबसे पहले फोटोन की एनर्जी डिसाइड होगी फ्रिक्वेंसी के बेस पे। जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी, ऑसिलेटर जिस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी डिसाइड होगी। तो E इक्वल्स टू h न्यू, h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है मास ऑफ फोटोन। अब फोटोन अगर स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन पे है, इन दैट केस फोटोन के मास को 0 कहेंगे। लेकिन अगर फोटोन मोशन में है तो फोटोन क्या है, लाइट का एक क्वांटा, और लाइट का क्वांटा है तो वेलोसिटी क्या होगी, जो लाइट की वेलोसिटी है। सो हम यहाँ पे वेलोसिटी इसकी फोटोन की क्या लेके चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो E इक्वल्स टू mc² आइंस्टाइन इक्वेशन थी, एनर्जी मास इक्वेशन, उसकी हेल्प से मास आ जाएगा फोटोन का E/mc²। एंड E को अगर हम h न्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे मास आपका लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। E की जगह h न्यू रखा, न्यू की जगह c/λ रखा, सो m हमारा हो गया है हमारा h/λc। सो मास को हम लैम्डा के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, मास को हम फ्रीक्वेंसी के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, एंड मास को हम एनर्जी के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये मास आ गया फोटोन का जब फोटोन के पास अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। रेस्ट मास फोटोन का 0 होगा। नेक्स्ट मोमेंटम की बात करें, फोटोन का कुछ मोमेंटम भी होगा, सो दैट मोमेंटम इज mc। और इसको अगेन हम रिवाइज करना चाहें इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पे हम c को मल्टीप्लाई कर दें, c से डिवाइड कर दें, सो mc² E हो गया, सो दिस इज E/c। और अगेन इसको भी लैम्डा की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर फॉर्मूलाज फॉर फोटोन मोमेंटम। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। फोटोन जो होते हैं उनके पास कुछ चार्ज नहीं होता। अगर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हैं तो वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन फील नहीं करेंगे। अपनी सेम वेलोसिटी या सेम डायरेक्शन में जैसे भी फ्लो कर रहे हैं वो सेम उसी पाथ में
वो सेम उसी पाथ में फ्लो करते रहेंगे, डिफ्लेक्शन फील नहीं करेंगे। तो जो फोटॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन एंड दिस इज प्लैंक हाइपोथेसिस। एंड आपको अब समझ में आया होगा कि क्लासिकल कंसेप्ट्स का ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ और कैसे क्वांटम थ्योरी पिक्चर में आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैंक्स हाइपोथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।